येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं पूर्वावलोकन का सीरीज़। पूर्वावलोकन की सीरीज़ में अभी इससे पहले मैं डिस्कस कर रही थी पॉलिटी, जिसमें हमने 7 पार्ट्स जो है वो कवर किए थे। और अभी हमने स्टार्ट किया है उसी के साथ में एक यूपी स्टेट स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल राज्य आधारित जो है विशेष है। इसके हम जो है 1990 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रश्न क्वेश्चंस जो है वो विभिन्न आयोग में पूछे गए हैं वो यहाँ पर कंपाइल करके रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि यूपी स्पेशल का हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। उसमें हमने ऐतिहासिक परिदृश्य देखा था। पार्ट 2 में हमने जो है वो देखा था राजनीतिक परिदृश्य, और पार्ट 3 में आज हम आर्थिक परिदृश्य जो है वो देखने वाले हैं। पार्ट 3 बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं नोट्स को डिस्कस करते हैं। नोट्स के बाद उसी में से हम क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं कि विभिन्न आयोग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर नोट्स जो होता है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हो, उसी के साथ में मैं टेलीग्राम पर भी ये जो है PDF डाल देती हूँ। तो वहाँ पर आप जा करके एक बार रिवाइज भी कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस PDF या प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आप ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये था आपका राजनीतिक परिदृश्य। राजनीतिक परिदृश्य के बाद आज हम देखने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे इसके इकोनॉमी की, जो कि यूपी स्पेशल में इकोनॉमी में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के 31 दिसंबर 2022 तक की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश के कुल 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में कितने आर्थिक यानी SEZ जो क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो है 14, ठीक है। नोएडा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब देखो SEZ तो है, लेकिन SEZ में नोएडा का जो स्थान है वो अलग ही है, क्योंकि आप देखते हो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा IT हब से लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही हैं। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 26 SEZ है। SEZ का मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा निजी सेक्टर 24 SEZ 2005 एक्ट के अंतर्गत फॉर्मल अप्रूवल ग्रांटेड है, ठीक है। तो इसमें से 24 क्या है, अप्रूवल है, ग्रांट हुआ है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। ये कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वो हथकरघा है, ठीक है। यानी कि हैंडमेड चीज़ें जो है वो यहाँ की ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह होती हैं, यहाँ पर उसका ज़्यादा नाम है। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ये भी ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। इसके साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी प्रस्तुत की। तो आपने देखा होगा कि आर्थिक समीक्षा जो होती है वो भी प्रस्तुत किया था, प्लस बजट भी। प्रस्तुत बजट अनुमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट था वो आप देख सकते हो, ये आपका 6,90,242.43 करोड़ रुपए का व्यय तथा 6,83,292.74 करोड़ रुपए का प्राप्ति अनुमान था। तो ये भी ध्यान रखना कि व्यय कितना था और अप्राप्ति कितना था, ठीक है। तो कुल प्राप्ति में ये नंबर हो गया आपका 5,70,865.66 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,12,427.08 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान है। अब देखो, राजस्व प्राप्तियां एंड पूंजीगत प्राप्तियां होप्सो आपको पता होगा, ठीक है। एक आपका रेवेन्यू हो गया, जिसको हिंदी में पूंजीगत को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीविंग, और कैपिटल रिसीविंग, ठीक है। होप्सो ये पूंजीगत आपका हो जाता है। अब ये देखो, ये प्राप्ति 2022-23 की कुल प्राप्ति के पुनरीक्षित अनुमानों 5,76,129.76 करोड़ रुपए से 1,07,163.37 करोड़ रुपए अधिक है। एक चीज़ ध्यान रखना, बजट को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार अगर आपने यूपी PCS का एग्ज़ाम का अगर आपने ये क्वेश्चन देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि बजट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इतना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बजट को बहुत हल्के में लिया था और वहीं पर उसने फंसाया था यूपी PCS ने। तो विभिन्न आयोग का यही जो है बजट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बार बजट कुछ ज़्यादा ही खास था ना। क्यों खास था, क्योंकि इस बार
अमृत काल के लिए बजट बनाया गया था ना, अमृत काल के लिए, यानी इंडिया जो है अपने 75 ईयर जो है अपनी स्वतंत्रता के कंप्लीट कर लिए हैं और अब 100वें वर्ष की तरफ, ये 25 वर्ष जो हैं वो 100वें वर्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये अमृत काल का बजट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो आप किसी भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो तो आप बजट को जरूर देखेंगे अच्छे से। राजस्व प्राप्ति पक्ष में पुनरीक्षित अनुमानों 4,78,816.53 करोड़ रुपए की तुलना में बजट 2023-24, देखो अब ना थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको करना होगा, 92,049.13 करोड़ रुपए की वृद्धि, यानी कि 19, ये प्रतिशत तो जरूर याद रखना, कितने 19.22% अनुमानित है, जिससे राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद 77,396.02 करोड़ रुपए यानी कि 71.78% केंद्रीय करों में, राज्यांश में 13,492.29 करोड़ रुपए यानी कि 7.95 का वृद्धि अनुमानित है। अब देखो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको PDF जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी टेलीग्राम में, तो वहाँ पर आप जा करके देख लेना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये एक टेबल दिया हुआ है केंद्र सरकार से प्राप्तियाँ, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश देख सकते हो 2022-23 का डेटा और 23-24 का डेटा, और प्रतिशत भी दिया हुआ है 7.95। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी आपका GST वाला हो गया, तो GST में आप देख सकते हो 8.60 है, ठीक है, अगर कंपेयर करें तो इतना बढ़ा हुआ है। समेकित वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, धन कर, सीमा शुल्क, ठीक है, तो इन सब का भी डेटा आप देख सकते हो, ये सारे डेटा। आगे आते हैं राजस्व लेखिका व्यय, 2022-23 के आय व्यय में राजस्व व्यय ये आप देख सकते हो कितना है, 4,56,089.06 करोड़ की व्यवस्था की गई थी वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ध्यान देना 22-23 का भी आपको ध्यान रखना है, 23-24 का, क्योंकि इस बार भी देखा होगा ना, ये क्या करते हैं ना, पिछले साल के भी बजट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। राजस्व लेखिका अनुमानित व्यय 5,02,000, ठीक है, 354.01, तो देख रहे हो पिछले से इस बार का बढ़ा हुआ है, करोड़ रुपए है। इस प्रकार बजट 2023-24 में राजस्व लेखिका 46,264.95 रुपये अधिक व्यय अनुमानित। अगर आपसे पूछा जाए कितना अधिक था, तो अगर आपको ये डेटा पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे। पूंजी लेखे का व्यय भी आप ये देख सकते हो आप 2022-23 में क्या था और 2023-24 में क्या है, तो यहाँ पर भी जो अधिक हुआ है वो 17.85 हुआ है, ठीक है। तो पूंजी लेखा और राजस्व लेखा दोनों ही याद रखना कि पूंजी लेखे में कितना % की वृद्धि हुई है और राजस्व में। इसी के साथ में आप इन डेटा को भी थोड़ा सा एक बार गो थ्रू लेना, पढ़ लेना। आकस्मिकता निधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, लोक लेखा के बारे में, तो ये आप देख लेंगे थोड़ा सा। आगे हम चलते हैं राज्य की राजकोषीय घाटा, हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 2021-22 के प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा 39,286.42 करोड़ रुपए है, और 2022-23 का बजट के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो है 81,177.98 करोड़ रुपए था, जो पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार बढ़कर, ऐसा पूछा सकता है कि ये बताओ कि 2021-22 के कंपैरिजन में 2022-23 में जो बजट जो राजकोषीय घाटा है वो कम हुआ है, तो कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है, और कितना बढ़ा है वो भी आप ध्यान रखेंगे। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है वो 84,883.16 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। अब ये देख सकते हो 21-22, 22-23 का आपने देख लिया, अब 23-24 का अनुमान भी लगाया गया, अनुमान भी थोड़ा याद रखेंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.48% है। पूंजीगत परिव्यय में देख लेते हैं, ये राजकोषीय घाटा था, पूंजीगत परिव्यय में देख लो तो ये आप देख सकते हो 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय जो था वो 71,442.55 करोड़ रुपए था, और 2022-23 के बजट अनुमान में 1,23,919.85 करोड़, जो कि बढ़ा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे राजस्व लेखी के अंतर्गत व्यय की प्रमुख दरें। अब कहाँ पर ज़्यादा व्यय होता है, जैसे ब्याज में ना 8.80% जो है वो हो रहा है। 2022-23 का डेटा देख सकते हो, 23-24 का देख सकते हो। शिक्षा कला में देख सकते हो 9%, ये थोड़ा अच्छा है कि थोड़ा सा बढ़ा है, फिर भी शिक्षा में जितना होना चाहिए ना, फिर भी अभी भी शिक्षा खेल कूद इन सब में कम ही है। स्वास्थ्य में तो देख लो 13.06% है, मतलब बहुत कम की ही वृद्धि करी गई है। समाज कल्याण तथा पोषण में देख सकते हो, कृषि में देख सकते हो, और ग्राम्य में देख सकते हो, ऊर्जा में देख सकते हो, तो ये डेटा थोड़ा सा आप देख लेंगे जरूर, इन सबको भी देख लेना एक बार से। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है बजट का सार, देखो एक जगह पर ना टेबल बना करके दे दिया है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो रुपया आता है 2023-24 में, 2023-24 में इनका जो है टेबल फॉर्मेट में इन्होंने दे दिया है
कि रुपया आता कहाँ कहाँ से है और जाता कहाँ कहाँ से है। तो देखो अगर आने की बात करते हैं ना तो 0%, 0.4% यहाँ पे है। लोक ऋण में 14.6% है, ठीक है, वहाँ से आता है। स्वयं कर का राजस्व जो है 38.8%, तो ये आ रहा है पैसा। और जा कहाँ रहा है, तो जाने में भी आप देख सकते हो ब्याज जो है वो 7.4% जा रहा है। राजस्व व्यय 13.3% खर्च हो रहा है। पूंजीगत व्यय जो 21.7 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेतन, स्थायी सब्सिडी पर 3.9% है, ये भी पूछा जाता है। पेंशन पर 12.1% जो है वो खर्च हो रहा है। आगे अब देख लो, फिर से इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर राजकोषीय घाटा, मध्यकालीन राजकोषीय घाटा 2023, ये डेटा एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, और फिर से वही डेटा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पूरा देखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है आपका, GSDP प्रतिशत के रूप में संकेतक। तो ये आपका राज्य का स्वयं का कर, राजस्व बचत, राजकोषीय घाटा, इनके बारे में इनका डेटा थोड़ा सा आप देख लेंगे। आगे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं वो ध्यान रखना, और ठीक है। तो पश्चिमी जिले में आप देख लेंगे जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, तो ये सारे जिले जो हैं वो आपको पश्चिमी में आते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में तो आप देखेंगे खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, जो देश की मतलब राज्य की जो राजधानी है लखनऊ, ये आपका केंद्रीय क्षेत्र में आती है। बुंदेलखंड मतलब आपका साउथ वाला रीजन जो होगा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट। पूर्वी क्षेत्र में हम लोग आ जाते हैं जैसे कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे जिले जो हैं ये आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा में देख लो कि क्या क्या दिया हुआ था। जैसे 21-22, ये पिछले साल का इसमें डेटा होता है ना, तो ये आप देख सकते हो कि क्या कुछ था। वृद्धि, GSDP की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित भाव पर 16.76% रही है, इसको आप देख लेंगे। सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रतिशत वृद्धि एवं योगदान, ये देख लेंगे आप। आगे चलते हैं हम, ये आपको टेबल फॉर्मेट में थोड़ा सा ग्राफ बना करके दे दिया है, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या कुछ है। इसको भी एक बार आप गो थ्रू लेंगे। आगे हम आते हैं, राज्य में प्रति व्यक्ति आय का विवरण, यहाँ पर देख सकते हो 2017, 18, 18, 19, और ये भी है आपका सकल राज्य मूल्यवर्धन में त्वरित अनुमान क्या है, कृषि, फसल, पशुधन, मत्स्य, इन सारे में आप देख लेंगे एक बार से। आगे आते हैं हम, ये सारा वही आपका डेटा है, फिर से इन सबको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा आप। आगे हम आते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक ग्राफ दिया हुआ है तो काफ़ी सही हो जाता है, एक बार देख लेंगे आप। ग्राफ है, ये सारे के सारे आपको ग्राफ ही देखने को मिल रहे हैं। आगे आते हैं, फिर से आपको ये टेबल देखने को मिल जाता है। तो बजट काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, यूपी का बजट। यूपी अपने आप में मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी सारी मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस इन द सेंस नेचुरल रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी कुछ प्रोड्यूस किया जा सकता है यहाँ पर, काफ़ी कुछ नया किया जा सकता है। तो उसी में एक कोशिश है गवर्नमेंट की। तो एक बार आप सारी चीज़ों को देख लेंगे। हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो देखना, यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना जितना आपने नोट्स देखा, तो खैर यहाँ पर बहुत सारे डेटा थे। डेटा याद करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ह्यूमन का नेचर है कि इतना हम डेटा नहीं याद कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सारा का सारा, और उतना याद करना भी जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो मतलब ऐसा कौन सा जो है शहर है जहाँ पर निर्यात बहुत ज़्यादा नहीं होता है? तो आगरा में तो होता है भाई, खुर्जा में भी होता है, मेरठ में भी होता है, इलाहाबाद में इतना नहीं होता है भाई। अगर आपको मालूम हो कि इलाहाबाद में ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इलाहाबाद में ही आपको उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। आप खुर्जा वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें जो है वो फेमस है। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास था। देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 4 से 5% था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें और भी बढ़ा है। इस समय आपका 5.6% हो गया है।
उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए था, सही है। इस बजट में ये है 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं, ए और बी दोनों सही है। तो ये डेटा अगर आपको याद था तभी आप कर सकते थे। देखो ये ना 2022 का है, पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 18 फरवरी 2020 को इसका बजट प्रस्तुत किया गया था और इसमें ये डेटा था। उत्तर प्रदेश के 2018-19 के बजट का आकार कितना था? देख रहे हो 2017 में पूछा था। 2018-19 का जो बजट आया था, मतलब जो न्यूली बजट आया था उसका आकार पूछा था। तो सी ऑप्शन जो है सही था, यानी ये आपका जो है 4,28,384.52 करोड़ था उस साल। लेकिन इस साल का आपको ध्यान रखना है 2022-23 का क्या है, तो ये 5,85,272.29 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अब उत्तर प्रदेश की योजना के बारे में दिया है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो एक बार पॉज लेना वीडियो को और देखना, अपने से खुद आंसर देने की कोशिश करना। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1, 2, 3 सही है, चौथा ऑप्शन नहीं सही है, बाकी सारे 3 सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हो। इन योजनाओं के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। खैर ये डेटा पुराना हो गया है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। 2011-12 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो देखो आज का नहीं पूछा जा रहा है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हो 2014 का क्वेश्चन है लेकिन पूछा 2011 का है, तो इतना पुराना भी डेटा पूछा जा सकता है। तो उस समय जो कृषि का योगदान था वो था आपका 24.5%, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो बदल जाएगा और आज के हिसाब से आपको कुछ 23.9 ये आप देख सकते हो, इनकी 26.1% और 21.6% अनुमानित है। जबकि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन भी शामिल है। इनका योगदान 28.4% तथा 23.9% अनुमानित है। उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान क्या है? तो 34.9% जो है वो इनका योगदान है। ये आप 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके हिसाब से आंसर है। प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, देखो अब आप ये मत सोचना कि अब प्रेजेंट टाइम में तो बदल गई हैं तो हम क्यों ही पढ़ें इसको। अगर आप इनको देखते हो, इन सारे क्वेश्चन को देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप डेटा तो अपडेट कर ही लोगे ना कि उस समय कितने परसेंट था, आज कितने परसेंट है, गूगल सर्च कर लो भाई, ईजी है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रादेशिक असंतुलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, सही है भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो रिच है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। अब देखो प्रतिशत अगर आपको पता है तो ही आप बता सकते हो, तो यहाँ पर ये भी सही है। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड, ये 2004 में पूछा गया था, उस अकॉर्डिंग है। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, तो सही है। यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो सही है। बुंदेलखंड क्यों पिछड़ा है? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज, इट मीन्स कि वहाँ पर ना पानी वगैरह की कमी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा हमें जो है पथरीला इलाका देखने को मिलता है। गीडा का फुल फॉर्म क्या है? तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये मीन्स 2014 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? तो ये कानपुर में है, ये आप देख सकते हो। यूपी SIDC का मुख्यालय कानपुर में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश उद्यमियों को उद्यमों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये उद्योग बंधु जो है ये इसमें उद्योग लगाने के लिए सहायता करता है। अब उद्योग बंधु के बारे में जानना है तो यह क्या है? राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। ठीक है, तो ये हो गया कि हेल्प करेगा। अगर मान लो किसी ट्रेडर को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो ये हेल्प करने का काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मतलब थीम पार्क आगरा जो है ये नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही है, यही गलत था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वें का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो बिल्कुल देख सकते हो कि थीम पार्क आगरा की स्थापना अभिनेता संजय खान एवं तत्कालीन सपा गवर्नमेंट के अखिलेश यादव जी ने साथ में मिलकर के करा था। इस थीम की स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की यह प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। आगे चलते हैं हम, और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 1974 में हुई थी। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसका अगर आप आंसर देखो तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, मतलब केवल एक सही है, दूसरा नहीं है। लघु एवं उद्योग की मध्यम सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो यूपीएफसी के बारे में। ठीक है, राज्य वित्तीय निगम 1951, ये राज्य वित्तीय निगम एक्ट था 1951 के तहत 1954 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ये क्या करता है? एमएसएमई सेक्टर्स को सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। औद्योगिक विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन, और इसके बाद आ जाता है तो कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, दूसरा जो है वो सही नहीं है। औद्योगिक अनुमोदन के लिए ये नहीं होता, बल्कि केवल इसके लिए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो 2018-19 बजट में ये देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में विचार कीजिए। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में नहीं है, नहीं था उस बजट में। ठीक है, या इस एक्ट के बारे में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो हथकरघा उद्योग, ये आपने पहले ही पेज में पढ़ा था, तो ये आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो कृषि में सबसे ज़्यादा जो है वो लगे हुए हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत ही कृषि प्रधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही लोग लगे हुए हैं कृषि में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा कैसे कह दिया कि सभी श्रेणियों? नहीं, उत्तर प्रदेश सकल घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, बोला था सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है भाई, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही तो सर्वाधिक होगा ना। ठीक है, तो इतने ज़्यादा लोग हैं, हर एक सेक्टर में धूम मचाए हुए हैं, हर एक सेक्टर में पहुँच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है, 21 नंबर, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी। तो ये 7400 प्रति माह जो है वो निर्धारित की गई थी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, तो देखो ये भी डेटा दिया ही नहीं था, मतलब जो डेटा दिए थे, जो ऑप्शन दिए थे वो मैच ही नहीं कर रहा था, तो इसको निकाल दिया था इन्होंने। 32.9% था, देखो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है सारे के सारे कट जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, उत्तर प्रदेश देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश देश की कुल निर्यात में 66% की भागीदारी जो है वो करता है, तो सी ऑप्शन जो सही है, पहला तो सही है, लेकिन सॉरी ये आर जो है वो गलत है, और कथन जो है वो सही है, तो ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी 8% है, प्रेजेंट टाइम की बात करें ये, लेकिन ये जो है 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, सही है। राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ये 2010 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो व्यापार कर से जो है वो प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, लेकर के पढ़ सकते हो। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य व्यापार से प्राप्त होता है। देखो ये भी क्वेश्चन एकदम सिमिलर था उसी की तरह। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत फिर से वही है, व्यापार कर से मिलता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा व्यापार जोन अधिकतम है? तो यहाँ कहाँ पर कौन सा जोन है? तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लखनऊ जोन जो है ये व्यापार जोन सर्वाधिक है। प्रथम दीनदयाल उपाध्याय संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दिन तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में है। इसके बारे में आप देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो कि दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है वो 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है।
व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। ये भी आप देख सकते हो कि 22 सितंबर 2017 की बात है। 2004-05 में उत्तर प्रदेश कुल उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? तो ये 76% जो है वो था। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित थी, कितनी थी? तो ये आपका सी हो जाएगा, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है अधिकतम जो है प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही, कितना रही? तो सी नवीं योजना में। नवीं योजना में जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिला था। 34 में आते हैं, तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट आते हैं, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश है, कितना है? तो अंश क्या हुआ है? बढ़ा है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर देखो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित वैट लागू हुआ, कब वैट लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2008 में लागू हुआ था। वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा में सबसे नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी बागपत जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 14, 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लाभग्राही वे व्यक्ति होते हैं जिनका मासिक आय होता है कितना? तो 5,000 रुपया होता है। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक लागू किया गया था? तो ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो इसमें 8 जिलों को जो है, कुल इसमें 112 जिले आकांक्षी जिले जो है वो घोषित किए गए थे, जिसमें 8 जो है वो उत्तर प्रदेश के थे। कौन कौन से थे? सोनभद्र था, फतेहपुर था, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान कौन से नंबर पे था? तो द्वितीय सर्वाधिक था। यहाँ पर आप देख सकते हो 8% से अधिक प्रेजेंट टाइम में है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, देखो तो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है ना, कृषि भी अच्छी होती है और कृषि के साथ में वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे आपका गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ से? तो ICAR जो है वो प्रकाशित करता है, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा आपका है, संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा, ये वाला गलत है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 43 के बाद 44 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। ठीक है, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दोनों स्पष्ट भी हैं और व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट है, उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, ये दिया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 2 और 3। ये देखो, ये जब पूछा गया था क्वेश्चन उसके अनुसार है, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो और भी चीज़ें जो हैं और भी जगहें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। आपने पहले भी क्वेश्चन दिया था, उसमें भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी वही आपका स्पेशल इकोनॉमी जोन स्थापित किए जा रहे हैं। ये भी जब पूछा गया था तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? आप जानते हो कि यूपी में फर्रुखाबाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना आलू के उत्पादन में। तो फर्रुखाबाद कौन से जोन में आता है? तो ये आपका ए जोन यानी कि आगरा जोन में आएगा। तो यहाँ पर और भी ज़िले हैं, इन ज़िलों के नाम आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आलू अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई में हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र में
टन के रूप में अधिकतम योगदान है किसका? तो सी ऑप्शन जो है वो चीनी। चीनी देखो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। उत्तर प्रदेश बंधु उद्योग बंधु, देखो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। काम क्या है? तो ये औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं अगर ट्रेड में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है 50 क्वेश्चन। आगे आने वाले सीरीज में हम भौगोलिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। तो हमने पहले वाले पार्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरे में हमने राजनीतिक वाला, पॉलिटिकल वाला देखा और तीसरा हमने इकोनॉमिकल वाला देखा। इसी तरीके से मैं सारे ही सीरीज जो है वो कंटिन्यू करूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और अगर आपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो तो होप सो आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि ये वीडियोस को और कंटिन्यू किया जाना चाहिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।